वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ये सारे ही एग्जाम में, चाहे वो CSIR हो, DBT हो, गेट हो, ICMR हो या आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बिना इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझना बहुत मुश्किल है। मतलब आप समझ तो जाएंगे लेकिन जो उसका की कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम क्यों करते हैं और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको एक्चुअल उसका प्रिंसिपल, उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टर्मिनोलॉजी की, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब आप इसको सेपरेट करेंगे इस वर्ड को, तो दो वर्ड निकल कर आएंगे। कौन कौन से दोस्तों? एक आएगा इलेक्ट्रिक, राइट, और दूसरा क्या निकल कर आएगा? फोरेसिस, है ना। दो वर्ड निकल कर आए सामने, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक और एक फोरेसिस। तो इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको पता ही है ना, बिजली, राइट, है ना। और या आप इसको चार्ज भी बोल सकते हो, यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा हो सकता है फोरेसिस। फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सेपरेशन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। हम यहाँ पर ऐसी किसी मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाह रहे हैं जिसको सेपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत होती है। तो ये है मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ओके, तो यहाँ पर आप समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, तो वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे? वो वैसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता हो। चार्ज को कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। ओके, सो we can say that with the help of electrophoresis we can separate the molecules which are carrying either positive charge or negative charge. तो अब आप सोच के बताओ कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर चार्ज होता है। मेनली जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ओके, राइट। तो चार्ज कैरिंग मॉलिक्यूल्स और भी होते हैं, जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, राइट, लेकिन उसको यहाँ पर हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हम मेनली जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए या न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो हम क्या क्या सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो पहली चीज जो हम सेपरेट करते हैं वो करते हैं अमीनो एसिड्स, है ना। तो जब आप अमीनो एसिड्स पढ़ते हो तो आपको पता है ना कि there are different kinds of amino acids, right? Positively charged amino acids, negatively charged amino acids, hydrophobic amino acids, है ना, polar, non-polar, बहुत सारे aromatic amino acids। बट हम यहाँ पर mainly positively charged amino acids और negatively charged amino acids की बात करेंगे, right? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड्स में आपके बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं और नेगेटिवली कौन कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव में आते हैं आपके लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ओके। और नेगेटिव में कौन से आते हैं? तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ओके, इसको आप एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हो, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आप इन अमीनो एसिड्स को भी सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और किन चीजों को आप सेपरेट कर सकते हो? तो यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हो पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड्स को सेपरेट कर सकते हो, या आप सेपरेट कर सकते हो प्रोटीन्स को। ओके, अब ये पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स क्या है देखो।
पेप्टाइड्स भी अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन्स भी अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। पेप्टाइड प्रोटीन का एक छोटा फ्रेगमेंट कहला सकता है, राइट, बट प्रोटीन एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ओके। तो इसका जो साइज होगा प्रोटीन का वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू पेप्टाइड, बट बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। तो अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों चार्ज कैरी करेंगे, ओके। तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल हो गए। तीसरे टाइप का मॉलिक्यूल जो होता है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो होते हैं आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड पे भी आपको पता है कि चार्ज होता है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज, है ना। किसकी वजह से होता है वो नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ओके। और न्यूक्लियोटाइड्स में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम अमीनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिन पे चार्ज हो, पेप्टाइड्स या प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हिच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस टेक्निक, राइट। अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ की कंसेप्ट की जिनके बिना इलेक्ट्रोफोरेसिस का कोई वजूद नहीं है, ओके। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रिंसिपल है वो इन की पॉइंट्स पर ही बेस्ड है। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो आज के लेक्चर को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। In second portion we are going to discuss about the key concepts, right? और थर्ड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, ओके। तो चलिए बात करते हैं हम इन की कंसेप्ट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये दो टर्म से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक एंड फोरेसिस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं वो किसके प्रेजेंस में सेपरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रेजेंस में। और मैंने आपको ये भी बताया कि उन मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर जो Q है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की या फील्ड की, ओके। तो इसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पर किस टाइप के मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हो जिनके ऊपर चार्ज हो, ओके। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q से, ओके। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आप इस ऐसे मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए क्या अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे E से, है ना, E से, राइट। तो जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, चार्ज दोगे, तो वो क्या फील करेगा, वो फोर्स फील करेगा, है ना, फोर्स फील करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, ओके। तो हम यहाँ पर फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F से। तो यहाँ पर 3 सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, Q, E and F. F is representing the force, E is representing the electric field and the charge of that molecule is represented by Q. तो 3 सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो यहां से आपको पता है कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, F is equals to Q into E। तो एक हमारे को ये इक्वेशन मिलती है यहाँ से, F is equals to Q into E, राइट। अब हम आते हैं अपने दूसरे की पॉइंट पर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब देखो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप क्या सेपरेट करते हो, मॉलिक्यूल्स को जिन पर चार्ज होता है,
ओके, जैसे आपने देखा होगा जब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं या पेज करते हैं, दैट इज पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप में से बहुत लोगों ने चलाया होगा जेल या नहीं चलाया होगा, बट उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जेल है आपका, ये जेल है, ओके, यहाँ पर वेल्स होती हैं, ये आपकी क्या होती है, वेल्स, ओके। इन वेल्स में आप क्या करते हो, सैंपल ऐड करते हो, कोई प्रोटीन सैंपल या न्यूक्लिक एसिड सैंपल जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, और फिर आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके ऊपर लगता है फोर्स, फिर वो क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, ओके। तो अब जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इन जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मूव करना शुरू कर रहे हैं, ओके, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स जो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप चार्ज भी अप्लाई करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप करते हो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इन मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है कि एक फोर्स तो ऊपर से लग रहा है जिसको आप F से डिनोट करते हो, दैट इज दिस वन, F इक्वल्स टू Q एंड E, Q इनटू E, और एक फोर्स लगता है इधर से नीचे से ऊपर की तरफ, उसको बोलते हो आप, उसको क्या बोलते हो आप, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कंपोनेंट इस अर्थ पे फील करता है। चाहे आप, जैसे आप बाइक भी चलाते हो, फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, जब आप बाइक चलाते हो, ठीक है, तो सामने से जो एयर आ रही है वो क्या है आपके लिए, एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। बाइक का टॉर्क जो है वो आपको फोर्स दे रहा है ना, बाइक का जो इंजन है वो आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बट एक फ्रिक्शनल फोर्स आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी लग रहा है, तो वो हर एक कंपोनेंट, हर एक मॉलिक्यूल फील करता है। वैसा ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो नीचे के डायरेक्शन से, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो VF से, इस तरीके से, ओके। और फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वेलोसिटी इनटू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ओके, वेलोसिटी इनटू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ओके। तो यहां पर इसको जरा थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे कि ये V तो आपको पता चल गया ये क्या होता है, वेलोसिटी, और F क्या होता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, राइट। अब फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को जल्दी से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है ये आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसको भी अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये F इज इक्वल्स टू 6 पाई न्यू इंटू R, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 6 क्या है, ये तो एक डिजिट है, ओके, ये तो कांस्टेंट है, और उसके बाद ये आपके कुछ ये हो गए, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता है, ये जो है ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विस्कोसिटी को, ओके, और R किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। दो चीजों पे आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, पहला है विस्कोसिटी, दूसरा है रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सी चीज है, आप देखो ये जो जेल आपने बनाया है, चाहे वो एसटीएस पेज हो चाहे वो एग्रोस पेज हो, उसके पोर्स जितने छोटे होंगे, है ना, मतलब जितना आप हाई कॉन्सेंट्रेशन का जेल बनाओगे पोर्स उतने ही छोटे हो जाएंगे। ये कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो क्या होगा, जब पोर्स जितने ज्यादा छोटे होंगे, जितना ज्यादा विस्कस जेल होगा, तो उसपे फोर्स ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। आप खुद सोचो ना, जब जितनी पतली गली हो जाती है आप उतने धीरे धीरे और दिक्कत से बाहर निकल पाते हो, है ना। कभी चांदनी चौक गए हो आप में से कोई, ठीक है, नहीं तो कभी आगे जाने का मौका मिले तो वहां पे देखना बहुत पतली पतली गलियां होती हैं,
राइट। तो उन गलियों में से एक बार में एक ही इंसान बाहर निकल सकता है। बट अगर कोई बहुत ही चौड़ी रोड हो, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, ट्रैफिक लगने के चांसेस कम होते हैं। तो वही कहने का एग्जांपल है कि पोर का साइज जितना छोटा होता जाएगा, मतलब डेंसिटी, विस्कोसिटी जेल की जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही पोर साइज कम होता जाएगा, और पोर साइज जितना कम होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल आगे बढ़ नहीं पाएगा, राइट। तो एक तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल ये आगे बढ़ रहा है इसके रेडियस कितना है, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतनी जल्दी 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 निकल के जाएगा पोर्स के बीच में से, है ना। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो टकरा टकरा के इधर उधर आराम आराम से, भीड़ में अगर कोई मोटा आदमी फंस जाए तो उसको निकलते निकलते शाम हो जाएगी, लेकिन जो पतला दुबला पतला होगा वो कहीं कहीं से रास्ता निकाल के निकल जाएगा। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल पे और विस्कोसिटी पे, व्हाट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि चलो अब हमें पता चल गया दो फोर्स लग रहे हैं आपके मॉलिक्यूल पे, एक फोर्स जो आपके मॉलिक्यूल को आगे लेके जा रहा है, राइट, और दूसरा फोर्स जो आपके मॉलिक्यूल के ऑपोजिट डायरेक्शन से लेकर उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। समझ रहे हो? तो अब जब ये दोनों फोर्स लग रहे हैं मॉलिक्यूल पे, तो फिर आपका मॉलिक्यूल आगे कैसे बढ़ेगा? तब कंसेप्ट आता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली देते रहो देते रहो देते रहो, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, जब आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, तो क्या होगा एक टाइम के बाद कि आपका जो फोर्स है, फोर्स ये वाला, ये बराबर हो जाएगा किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के, इसके, समझ रहे हो, इसके बराबर हो जाएगा, है ना, राइट। ये कंसेप्ट है। तो अब जब ये दोनों बराबर हो गए, तो अब ध्यान से यहां पर देखो कि फोर्स F इक्वल्स टू क्या था दोस्तों, F इक्वल्स टू Q इंटू E। ओके, तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लो, F इक्वल्स टू Q इंटू E था, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इंटू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। ओके, तो यहां पर आप इसको भी सॉल्व कर लो, वेलोसिटी इंटू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, दो चीज हो गई। इसके बाद अब यहां पर देखो कि हाँ ये हो गया। अब हम बात आगे आते हैं, और जो चौथा हमारा लास्ट की पॉइंट है आज का, वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल आपका जेल में माइग्रेट कर रहा है ना, उसकी माइग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द माइग्रेशन और मोबिलिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इसका ये बेसिक डेफिनेशन है। ओके, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू से। ओके, तो अब यहां पर क्या होता है कि जो म्यू होता है ना, हम यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को। जो म्यू होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि माइग्रेशन रेट ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल, राइट, और डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पर देखो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि माइग्रेशन रेट मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, तो म्यू इक्वल टू v अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहां पर हो गया v अपॉन e, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने e से डिनोट किया था, यहां पर देखो। ओके, म्यू इक्वल्स टू v अपॉन e। तो ये हो गया आपका एक, यहां से ये हो गया आपका हाँ, ये दूसरा इक्वेशन था यहां से ये वाला, राइट। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, यहां तक समझ में आ रहा है, राइट। अब देखो यहां पर कि आप किसको यूज करोगे, ये जो है, ये जो आया था, ये इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। तो यहां से हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या था इक्वेशन थर्ड, यहां पे देखो QE इज इक्वल्स टू
V इंटू एफ, है ना, Q इज E इज इक्वल्स टू V इंटू एफ था। तो आप इसको जब आप वो क्या कहते हैं, इसको आप इंटरचेंज करोगे वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा कि V के नीचे E आ जाएगा इस तरीके से, और Q के नीचे F आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो आप, राइट। तो ये वही वाला कंसेप्ट है इस तरीके से। ओके, तो यहां से देखो दोस्तों, ये V अपॉन E, ये यहां पर भी है V अपॉन E, कहां पर, ये। ओके, तो अब बताओ कि V अपॉन E किसके बराबर है, Q अपॉन F के। ओके, राइट। तो जब आप म्यू इक्वल्स टू V अपॉन E लिख सकते हो, है ना, म्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V अपॉन E, तो आप म्यू इक्वल्स टू Q अपॉन F भी लिख सकते हो, Q अपॉन F। ओके, अब यहां पर सारी चीजें क्लियर होती हैं कैसे, तो देखो यहां पर ये जो आपका म्यू है दैट इज माइग्रेशन मोबिलिटी। ओके, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। तो अब देखो, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उतना आगे मूव करेगा। क्यों, क्योंकि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट। दूसरा, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा मोबिलिटी उतनी कम, और फ्रिक्शनल फोर्स जितना कम होगा मोबिलिटी उतनी ज्यादा। ये तो सिंपल है ना, फ्रिक्शन जितना कम लगेगा मोबिलिटी उतनी ज्यादा लगेगी, ये तो सिंपल है, बट फॉर्मूले के हिसाब से भी हम समझ लेंगे। ओके, तो ये 4 की पॉइंट्स थे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है। ओके, कौन कौन सा, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो जो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बट जल्दी से छोटा सा अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन इसका दूं, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स आप सेपरेट कर रहे हो, ओके, वो जो बाउंड्री होती है, राइट, है ना, जैसे कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जब आप एसडीएस पेज करते हैं या एग्रोस पेज करते हैं, तो वो आपकी जेल के अंदर चलता है ना, और जैसे आपको बैंड्स नजर आते हैं इस तरीके से जेल में, तो ये फिक्स होता है। ये अगर आप बफर हिलाएंगे या जेल का असेंबली हिलाएंगे तो ये बैंड अपने पोजीशन से इधर उधर हिलेंगे नहीं, ये फिक्स्ड रहते हैं और एक फिक्स पोजीशन पे मूव करते रहते हैं। लेकिन मूविंग बाउंड्री में ऐसा नहीं होता, अगर उसमें थोड़ा सा भी जेल अपैरेटस हिला तो वो जो मॉलिक्यूल आपके सेपरेट हुए हैं वो सब हिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो ये जिसके ऊपर जो रहस्य है कि कैसे मिक्स हो जाते हैं, क्या दिक्कत है, वो सब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा होता है, तो इसमें जो थी लिमिटेशंस थी, ये जो थी वो लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी, यही कि अगर थोड़ा सा भी जेल असेंबली हिलता है या कुछ होता है तो सारे मॉलिक्यूल जो आपने सेपरेट किए हैं वो हिल जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए आया जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेनली होता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ क्या बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो इसको ओवरकम करने के लिए आया फिर मार्केट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अभी यही छाया हुआ है। ओके, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कौन कौन से, तो ये मेनली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आपका कौन कौन से आते हैं। तो एक आता है आपका पेज, कॉपी में नोट डाउन कर लेना आप, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, दैट इज पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। दूसरा होता है एज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इन केस अगर आपको कंफ्यूजन होती है स्पेलिंग वगैरह में। तो ये होता है आपका पॉली अक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। दूसरा है जो यहाँ पर दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो होता है एज, दैट इज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कौन सा होता है, एगरोस। ओके,
इनमें डिफरेंस क्या है हम आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। फिर होता है PFGE, दैट इज पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर होता है कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेनली जो है वो है तो ये पेज और एग्रोस और ये PFG। तो हम मेनली इन तीनों को डिस्कस करेंगे। और पेज को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो उसमें आपका आता है डीनेचरिंग पेज, दैट इज डीनेचरिंग पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेटिव पेज, राइट, ब्लू नेटिव पेज, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस के हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों इसको हटाकर हमने जोनल इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू किया। फिर इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की कमियां क्या थी, क्यों हमने इसकी जगह पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू किया। फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेनली हम इनको बहुत ही अच्छे से डिटेल में हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए थे, और वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। चलिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।